हेलो प्यारे साथियों, बिजनेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको सीटेट ईवीएस के ऐसे प्रश्नों को कराने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। यदि आप भी सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस में 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं, तो जरूर इस क्लास को देख करके जाइएगा क्योंकि इस क्लास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। 2011 से लेकर के 2024 तक का पेपर का जब हमने एनालिसिस किया तो देखा कि इस तरह के प्रश्न सीटेट एग्जाम में प्रत्येक पेपर में रिपीट होते रहे हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कितनी अच्छी आप लोगों ने तैयारी की है तो और सीटेट 2026 के लिए। तो आपको इन प्रश्नों का आंसर भी देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये प्रश्न इस तरह का आएंगे तो आप कर पाएंगे कि नहीं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन-सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें से कौन-सा जीवाश्म ईंधन नहीं आपको बताना है। कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है? इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या आपको पता है इन चारों में से कौन-सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी मीन्स वुड। लकड़ी जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी आपका कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, ये तीनों आपके जीवाश्म ईंधन हैं। चलिए, ये प्रश्न आपके पास है, देखिए गजब का शानदार प्रश्न आपके पास यहाँ पे ये रहा। सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है अगर ये क्लास आप देख रहे हैं तो। प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का यहाँ पे परंपरागत स्रोत आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ज्वार भाटा ऊर्जा, यहाँ पे भूगर्भीय उष्मा ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन। इन चारों में से कौन सा परंपरागत स्रोत है आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर जीवाश्म ईंधन। जितने भी जीवाश्म ईंधन है ये जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं और ये जो है परंपरागत स्रोत ये होते हैं, ये मतलब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं समाप्त हो जाते हैं। जैसे इससे पहले आप देखे होंगे यहाँ पे आपका ये था, जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये परंपरागत स्रोत कहलाएंगे और इन्हीं को जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि ये एक बार यूज होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे हम इनका। तो यहीं पे है। अब आप कहेंगे सर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत पूछा था तो जीवाश्म ईंधन जितने होते हैं जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, ये सब आपके परंपरागत स्रोत हैं। ये सब क्या है सर तब? जो यहाँ पे सौर ऊर्जा सर क्या है? यहाँ पे सोलर एनर्जी क्या है? यहाँ पे सौर ऊर्जा, यहाँ पे आपकी ज्वार भाटा ऊर्जा, ये भूगर्भीय ऊर्जा उसमें ऊर्जा होती क्या है? ये जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत हैं। याद रखिएगा इनको हम कहेंगे गैर परंपरागत। ये ऐसे हैं, इनका यूज आप बार-बार कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार यूज कर लिए फिर खत्म हो जाएँगे। तो ये गैर परंपरागत आपके कहलाएँगे। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न इस सेशन में हम आपको कराने वाले हैं। ये देखिए प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, ईवीएस पेपर में आपके पूछता है क्या? क्या पूछा गया यहाँ पे कि पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। पौधों के जो ऊपरी वाले भाग होते हैं उसमें जो होता है वाष्प के रूप में जो जल की क्षति होता है, जो नुकसान होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, श्वसन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो बढ़िया बात है, इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। यानी कि देखे होंगे जो पौधे होते हैं अपने जड़ों से पानी जल स्टोर करके वो तनों के माध्यम से हर भाग तक पहुंचता है पौधों में, प्लांट्स में। लेकिन हम आपको बता दें जो जड़ से पानी पौधे तने के माध्यम से पेड़ों तक, पत्तियों तक हर जगह पहुंचता है, वो पूरा पानी का प्रयोग ही नहीं करते। उनका आधे से अधिक पानी बेकार हो जाता है और वो वाष्पोत्सर्जन वाष्प बन कर करके उड़ जाता है। यानी पूरा पानी पेड़ को नहीं मिलता है, आधे से ज्यादा पानी उनका वाष्प बन करके उड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और आपके पास, शानदार प्रश्न, आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न आपको करा रहा हूं यहाँ पे। देखिए प्रश्न है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? पहला ऑप्शन है लंगूर है, स्लॉथ है या कुत्ता है या बाघ है। वह कौन सा प्राणी है आपको बताना है। तो देखिए ये आपका जो प्राणी है वो है टाइगर, आपका बाघ। टाइगर एक ऐसा प्राणी है
एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को अलग-अलग दिशाओं में बहुत घुमा लेता है और बाहरी की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। यानी ये जो इसके कान हैं, सुनने में इतना ज़्यादा अलर्ट होता है कि जो जंगल में अगर ये है, तो जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों की जो आवाज़ होती है, झनझनाहट की या फड़फड़ाने की जो आवाज़ आती है और अगर कोई पशु है, जानवर या किसी घास पे सरक रहा है, तो दोनों में अंतर कर लेता है। ठीक है? कि पशु मतलब जानवर सड़क के जा रहा है कि पत्तियों से आवाज आ रही है, इतना ज्यादा अलर्ट होता है। ठीक है। और ये बाघ जो है, बाघों के संरक्षण के लिए जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ये याद रखिएगा आपको, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1973 को। ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों की सुरक्षा करने के लिए, बाघों को बचाने के लिए टाइगर को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 7 अप्रैल 1973 को। ये जो है शुरुआत की गई। इसको इसका वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछता है, ठीक है? अगर इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे चलते हैं अगला प्रश्न आपके पास। ये भी गज़ब का प्रश्न है और देखता हूँ इस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? यहाँ पे उस कार्यकलापों को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है, जैसे चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूँथना। यानी इनमें चारों में से, चाय बनाने, तैरने, कंघी करने और आटा गूंथने में से चारों में से कौन-सा अलग है? क्या आपको बता सकते हैं आप लोग? चारों में से कौन सबसे अलग दिख रहा है? तो सही आंसर आपको बताना है। क्या चाय बनाना, तैरना कि कंघी करना कि आटा गूंथना? तो सबसे अलग आपका यहाँ पे है कंघी करना। क्या? कंघी करना आपका सबसे अलग है। चाय बनाना, तैरना और आटा गूँथना, इसमें आपकी जितने भी हैं, इसमें आपको कोई न कोई क्रियाकलाप करनी पड़ेगी, एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, यहाँ पे कंघी करना आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, लेकिन इस प्रश्न से आप क्या सीखेंगे? ये इस वाले प्रश्न से आपको 3-4 प्रश्न सीखने को मिलेंगे। इस प्रश्न से आपको कई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और देखता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं। ये लीजिए आपके पास प्रश्न है। इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, पेपर उठा करके देख लीजिएगा। इधर पंछी का नाम दिया है, इधर घोंसलों का विवरण। किस तरह का घोंसला बनाते हैं? पहला पंछी हमारा शंकर घोड़ा है, दूसरा कोयल है, कल चिड़ी है, दर्जन चिड़िया है। सबसे पहले अच्छा तरीका होता है जब इस तरह का प्रश्न मैचिंग के लिए दे, तो आप क्या किया करिए, एक काम किया करिए। सबसे पहले देख लिया करिए किस चिड़िया के बारे में आपको जानकारी है, उससे मैच कराने की कोशिश करिए। जैसे कोयल के बारे में आप जानते हैं, कोयल क्या करती है कि अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडा देती है। यानी जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, उसका जो घोंसला है वो कौवा बनाता है और उसमें जाकर के ये अंडा देती है। तो इसका मतलब इस कोयल वाले से इसको मैच कर लेंगे, यानी बी वाले का फर्स्ट है। तो देखिए बी किसमें फर्स्ट है, यहाँ पे बी का सेकंड है, यहाँ पे बी का फोर है, यहाँ पे बी का, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में आपका दिया है बी का फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब आपका यही आपका सही हो जाएगा। अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं आपको है, यही आपका सही हो जाएगा। बी का फर्स्ट सिर्फ डी वाले में दिया है और सब जो है पंछियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका दर्जिन चिड़िया है, ये जो दर्जिन चिड़िया है ये क्या करती है, ये दर्जिन इसका नाम ही है, तो सीएगी, सी करके घोंसला बनाएगी। तो यहाँ पे जो है कि झाड़ी पर दो पत्तों, झाड़ी पे अपना घोंसला बनाती है। सबसे पहली बात तो ये, दो पत्तों को नुकीली चोंच से, अपने चोंच से उसको सीती है, दो दो पत्ते को सी करके अपना घोंसला बनाती है। इस पक्षी का नाम दर्जिन चिड़िया है, ठीक है। और देख लेते हैं भाई, ये कौन है भाई, छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े पाए जाते हैं। तो ये कौन है भाई? ये है शंकर खोरा। ये वाला जो पक्षी है ना, ये क्या करता है कि छोटे पेड़ की डाली, छोट पेड़ पे डाली पे लटका घोंसला बनाता है, लटका हुआ रहता है और इसमें बाल बारीक घास, पतली टहनियाँ, सारी चीज़ों से मिक्स करके ये बनाता है घोंसला। ये शंकर खोरा आपका है। बड़ा अच्छा मतलब चिड़िया है। यहाँ पे एक कल चिड़ी है। कल चिड़ी क्या करती है? इसका देखिए, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। कौन? कल चिड़ी नाम है इसका। और ये उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़ें, बाल रुकी हुई यहाँ पे बिछाई होना। तो ये इसका सही हो जाएगा। 3, 4, 5 पक्षियों के बारे में आप जानते रहिए। कई बार एग्जाम में पक्षियों से एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है? हाँ सर। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। यहाँ पे शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और इसका आंसर आप बताएँगे।
ठीक है? और इसको आप लोग खाएँगे पिएँगे भी, ठीक है? इससे बड़ा सेहतमंद के लिए प्रश्न आपके लिए भी है, हमारे लिए भी। 3 खाद्य पदार्थों का एक ऐसा समूह कौन-सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? किसमें प्रचुर मात्रा में आपकी लौह पाई जाती है? पालक, गुड़, आंवला में, पालक, आंवला, टमाटर में, गुड़, बंद गोभी, आंवला में, पालक, प्याज और टमाटर में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है लौह प्रचुर मात्रा में मतलब आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इनमें। सबसे ज्यादा आपके पालक है, गुड़ है और आयला सॉरी आंवला है। इसमें आपकी प्रचुर मात्रा में लौह पाई जाती है। इसमें आयरन और प्रोटीन भी बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसलिए पालक, गुड़ और आंवला खाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न अब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके पास है और बताना है इसका सही आंसर। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म और फिर चला काफिला। आप लोग बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आंसर हो सकता है? आ रहा है कि नहीं ये प्रश्न? आ रहा है सर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसी से ठंडा उसी से नाम। ये जो है, ये आपकी जो पुस्तक है, ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी ने इस पुस्तक को दिया था। ठीक है? कौन? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके जाकिर हुसैन जी ने इस पुस्तक को दिया था, इस शीर्षक को। ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और देखता हूं इसका आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं। सभी प्रश्न आज की क्लास के बेहतरीन है, शानदार है, गजब के प्रश्न है। सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है। यहाँ पे हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे किस समूह में रखें? हिमालय में हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे एप्पल एक जो है औषधि पौधा है और जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? अन्य स्थानिक में, प्रचुर बाहुल में, अस्थानिक में, संकट या संपन्न में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अस्थानिक में। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अस्थानिक में रखेंगे इसको। ये लीजिए आपके पास अच्छा प्रश्न और देखता हूं एस्ट्रोनॉमी का एक प्रश्न है, खगोल विज्ञान का, और देखते हैं सही कर पाते हैं आपको कि नहीं कर पाते हैं। ये प्रश्न बहुत विवादास्पद रहा। इसमें इस प्रश्न का आयोग ने आंसर कुछ और माना है, लेकिन इस प्रश्न के 2 आंसर सही होते हैं। चलिए देखिए कैसे। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, शनि है। कौन सा इसमें से हमारे जो है कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से आपका जो है कि छोटा है, कौन सा प्लेनेट है? तो जो इसका सही आंसर होगा मैं आपको बता दूं, पृथ्वी से अगर छोटे ग्रह की बात करेंगे तो आपके पास 3 ग्रह हैं। ठीक है? बुध है, यहाँ पे आपका शुक्र है और ये आपका मंगल है। ये जो है कि पृथ्वी से छोटे हैं, तो उस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर माना वो सी माना है, याद रखिएगा। मरकरी, उन्होंने बताया कि मरकरी जो है हमारे सौरमंडल में जो है कि ग्रह पृथ्वी से छोटा होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी से छोटे की बात किया तो 3 होते हैं यहाँ पे। अगर पृथ्वी से बड़ी की बात कर लिया जाए तो पृथ्वी से बड़े आपके बृहस्पति, अरुण और वरुण। ठीक है? ये आपके पास होते हैं। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न और आपके पास आता हुआ, ये देखिए गजब का प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में ना आए। जितने भी प्रश्न हम लिए हैं काफी यूजफुल प्रश्न आपके पास हैं। वर्षा होने के कारण अपने घरों के बांस खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ के होने चाहिए? हिमाचल प्रदेश के, तमिलनाडु के, असम के, उत्तराखंड के? आप लोग बताएंगे ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा असम स्टेट। असम स्टेट में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें बहुत ज्यादा वर्षा होने की वजह से लोग अब जमीन पे नहीं रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस का पुल बना करके, मचान बना करके, मतलब उसके ऊपर घर बना करके रहते हैं। ये आपका जगह है असम स्टेट आपकी है। चलिए ये प्रश्न आपके पास आता हुआ और ये प्रश्न आपका, एक प्रश्न आपका इस तरह का आपका फिक्स है जो आपको लगाने के लिए देगा, मतलब डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके पास होगा। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा।
एक पॉइंट आपका है जो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप मैथ का हर क्वेश्चन लगा सकते हैं, रीज़निंग का भी। बस जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप चलिए, एक-एक स्टेप को समझिए, आप प्रश्न लगा लेंगे। देखिए, पहले इस प्रश्न को समझने से पहले यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन भी दिया है, इसलिए हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास प्लस का ऐसे साइन बना लेंगे। प्लस का साइन बनाने के बाद ये हमारे पास उत्तर होता है, ये हमारे पास दक्षिण है, ये हमारे पास पूर्व है और इधर हमारा कौन होता है? पश्चिम होता है। ये जो है हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, इन चारों डायरेक्शन की 4 उप दिशाएँ होती हैं, इन दिशाओं की 4 उप दिशाएँ होती हैं। यहाँ जैसे उत्तर है तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। इसकी बात किया जाए तो पहले दक्षिण लिख लेंगे और इधर आपका क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। इधर कौन-सी डायरेक्शन है? ये दक्षिण है और ये आपका क्या है? पश्चिम है। इधर की बात कर लिया जाए तो ये उत्तर है और ये हमारा पश्चिम है। तो ये अगर आपके पास नॉलेज है और तो आप लगा लेंगे इस प्रश्न को। देखिए, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम चल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुँचना चाहता है और इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है। यानी कोई छात्र यहाँ पे ए पे है और उसको बी पे जाना है कहीं पे, लेकिन वो क्या करता है, पहले वह ओ पर जाता है। ओ पर जाता है और ए के ठीक उत्तर में 120 किलोमीटर पर, यानी जो ये ओ है, ओ, जो ओ है ए के ठीक उत्तर में, उत्तर कहाँ पे है? उत्तर सर ऊपर है। तो ए के ठीक ऊपर में उत्तर में जाता है, यहाँ पे ओ पे पहुँचता है और कितना चलता है? 120 किलोमीटर हमारा ये चल देता है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, 120 किलोमीटर हमारा चल दिया ये। उसके बाद देखिएगा, जैसे-जैसे कह रहा है वैसे-वैसे पढ़ेंगे, लगा लेंगे। फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 किलोमीटर तय कर पहुँचता है। ओ से बी पे जाता है, लेकिन पश्चिम दिशा में उसको चलना पड़ता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, उधर आपका पूरब है, इधर आपका क्या है? पश्चिम है। तो ओ से बी पे जाता है यहाँ पे और इसको चलना पड़ता है 50 किलोमीटर और ये पश्चिम में आ गया आपका। उसके बाद कह रहे हैं कि ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा बताइए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए से बी की दूरी पूछ रहे हैं, ये दूरी कितनी होगी? और यहाँ पे पूछा जा रहा है बी के सापेक्ष ए की दिशा, इसके सापेक्ष ए कहाँ पे ये बताना है। तो देखिए, आप प्रश्न समझ गए होंगे, कैसे लगाना है इसको हम सिंपल तरीके से लगाते हैं यहाँ पे हैं। देखिए, सबसे बड़ी हाँ, चीज़ आपको ये है कि ये आपका एक बन जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, ठीक है? और ये जिस पे ये त्रिभुज है, ये इसका आधार कहलाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर मतलब लंब कहलाएगा। तो इन तीनों में एक पाइथागोरस महोदय ने बताया एक रिलेशन होता है, फार्मूला होता है। क्या फार्मूला दिया था उन्होंने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है? यानी जो इसका स्क्वायर है, इसके और इसके स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर होता है इसका स्क्वायर। ये बताया था उन्होंने। तो अब इसमें रख लीजिए के बताना है। हाँ सर, एल का मान कितना है यहाँ पे? एल का मान, एल का मान यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे 120 है, तो 120 का स्क्वायर रख लेंगे प्लस यहाँ पे ए कितना है? 50 है, तो 50 रख लेंगे यहाँ पे। अब बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 0 का स्क्वायर 2 जीरो, यहाँ पे आपका 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे डबल जीरो। तो यहाँ पे इतने में इतने को आप जो को जोड़ना है, तो कहीं हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको जोड़ना है, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए आप, कितना आ रहा है? 0.0546 ये इतना जोड़ने पे आ गया। तो जब हमने इसको जोड़ा है तो हमारा 16900 आ गया। तो हमारा के का मान आ गया, के स्क्वायर बराबर आ गया 169, यहाँ पे डबल जीरो आ गया। अब आपको एक चीज बता दें, जैसे इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी में बंद हो जाएगा, यानी के बराबर हो जाएगा रूट में 16900 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर कोई चीज करड़ी से बाहर निकलना चाहती है तो 2 बार होनी चाहिए, तभी एक बार बाहर निकलती है। तो 169 का किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे सर 13 गुणे 13 लिख सकते हैं, यानी ये 13 का स्क्वायर है। यहाँ पे 100 है तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10। भाई 2 जीरो है तो 2 बार लिख लीजिए। मैंने कहा 2 चीज है तो एक बार बाहर से जोड़े में निकलेगी, यहाँ पे भी एक बार बाहर निकलेगा। तो 13 का
गुणा करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आ गया हमारा इसके बीच की दूरी 130 आ गई। 130 किस-किस में है? 130 यहाँ, 130 यहाँ पे 170, 170। अब आपको दिशा देखनी है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा है बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो यहाँ पे जो बी खड़ा है इसके सापेक्ष ए कहाँ पे है? तो आप सोचिए बी यहाँ पे है तो यहीं पे डायरेक्शन बना लीजिए। तो यहाँ पे जब ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे तो पता चलेगा नीचे क्या होता है दक्षिण और नीचे क्या होता है दक्षिण और इधर क्या है पूर्व। तो इसी के बीच में है तो ये क्या होता है दक्षिण पूर्व ही तो होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है यही वाला साइन दक्षिण पूर्व होता है। तो दक्षिण पूर्व में हो जाएगा आपका यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। कोई भी प्रश्न आएगा परेशान नहीं होना इस तरह से, जैसे जैसे प्रश्न चलाएगा वैसे वैसे चलिएगा, प्रश्न आप लगा लेंगे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम आपको बता दें। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपके बार बार आते हैं और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर कर लीजिए। और नहीं तो हल्के हल्के प्रश्न लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्रश्न है कि सलाथ के विषय में निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए। सलाथ के बारे में आप जानते हैं सलाथ क्या है? सलाथ, देखिए सलाथ के बारे में हम आपको बता देते हैं। सलाथ यह जो है एक प्रकार का प्राणी है, एक प्रकार का जानवर है जो कहाँ पाया जाता है? जो दक्षिणी अमेरिका, जो दक्षिणी और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका का जो दक्षिणी वाला भाग है और मध्य अमेरिका में ये वाला प्राणी पाया जाता है। इस प्राणी का क्या खासियत है? ये दुनिया का सबसे सुस्त आलसी प्राणी है। नहीं कहते हैं आलसी, सबसे ज्यादा सुस्त आलसी क्यों है इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये जो स्लाथ है ये भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोता है। यानी ये दिन के लगभग 17 घंटे, 24 घंटों में से 17 घंटे तक उस पेड़ पर लटक करके सोता रहता है, लटक करके सोता रहता है स्लाथ। ये भालू जैसा दिखता है। ये दक्षिणी और मध्य अमेरिका में, दक्षिणी और मध्य अमेरिका में पाया जाता है और दुनिया का सबसे सुस्त और आलसी प्राणी है। और हम आपको बता दें ये जिस पेड़ पर ये लटका रहता है उसी पेड़ पर को खाता भी है। ठीक है, उसी का भोजन भी करता है, उसकी पत्तियों को खा करके जो है ये खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये स्लॉथ है। स्लॉथ, स्लॉथ को जानते रहिएगा, अब कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये 17 घंटे सोता है, भालू जैसा दिखता है। जिस पेड़ पे सोता है वहां पे ये एक तरीके से उस पेड़ को ही खा जाता है पत्तियों को। और ये दक्षिणी और मध्य अमेरिका में ये पाया जाता है प्राणी। दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है और देखता हूं इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन, चालन, अवसादन, निस्तारण। जैसे आप ऐसा प्रोसेस किए होंगे अपने साथ कि किसी कपड़ा आपने लिया होगा, उस कपड़े पे आपने कोई भी कपड़ा है, जैसे सूती कपड़ा है, कोई चीज़ है, उस पे आप जब दूध को गिराते हैं, उड़ेलते हैं, तो उसके बाद मलाई देखते होंगे ऊपर की तरफ रह जाती है। तो यह जो प्रोसेस है, जो पृथक्करण की यह प्रक्रिया है अलग करने की, ठीक है? तो ये क्या कहलाती है? या क्या कहलाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निस्यंदन कहलाती है। शायद मैं निस्यंदन बोल रहा हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी मैं बोल दूंगा फिल्टरेशन का काम करती है, फिल्टर का, तो वो आप समझ गए होंगे। तो कई बार हिंदी के वर्ड टफ हो जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड आसान हो जाते हैं। तो इंग्लिश का वर्ड याद रखिएगा फिल्टरेशन, और इसी को हिंदी में निस्यंदन कहा जाता है। ठीक है, हाँ सर। लीजिए अगला प्रश्न आपके पास आता हुआ और ये देखिएगा, ये भी प्रश्न है और ये मैथ में मैं बता दूं, सीटेट पेपर फर्स्ट में मैथ में प्रश्न पूछ लिया जाता है और यहाँ पे ईवीएस में भी इस तरह का प्रश्न आता है। तो ये मैथ के लिए भी यूजफुल प्रश्न है क्योंकि मैथ में भी इस तरह का प्रश्न आता है। ये देखिए ये प्रश्न क्या है यहाँ पे कि क्लास 4 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोला कोंडा, क्या दिया है? क्लास नहीं 5 का, क्लास 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। यानी कि जब आप क्लास 5 की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, जो किताब है ईवीएस की, तो उसमें जो ये वाला है गोलकोंडा, गोलकोंडा किला जो है, इसमें के मानचित्र में देखेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर जमीन पे कितना दिखाया गया है? 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। 1 सेंटीमीटर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से
फतेह दरवाजे से दरवाजे की जो दूरी है 10.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जमली यहाँ पे क्या, हाँ 10.7 सेंटीमीटर है, तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी है। तो आप लोग एक चीज ये देखिएगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है? आप कहेंगे सर यहाँ पे जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे बराबर है 110 मीटर के बराबर है। तो मैं आपसे पूछूं 10.7 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? ठीक है, 10.7 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? जब 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर है तो 10.7 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? आप बताइए कितने के बराबर होगा? जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं कह दूं एक आम या एक बिस्किट, एक बिस्किट 11 रुपए का मिलता है। एक बिस्किट कितने का मिलता है? 11 रुपए का मिलता है। तो दो बिस्किट कितने के मिलेंगे? एक बिस्किट आपका 11 रुपए का, ये बिस्किट है, बिस्किट बिस्कुट है, और ये रुपया है। तो दो बिस्कुट कितने का मिला? आपने कहा सर 22 रुपए का। ये 22 कैसे आया? जब हमने 11 में 2 का गुणा किया। सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर 1 सेंटीमीटर इतने का है तो इतने सेंटीमीटर कितने का होगा? तो 110 गुणे 10.7 कर लेंगे। अब इसका हम लोग कहीं गुणा कर लेते हैं। 110 में यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। कितने का गुणा करना भाई? 10.7 का। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 7 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जीरो तीनों हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये एक है, 0 हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, जोड़ लीजिए 0 7 7, यहाँ पे एक एक, 11 7 7 0, दशमलव कितने स्थान पे? एक स्थान पे। तो 1177 आ गया हमारा। कितना आ गया? यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे 1177। ये किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में थी अभी। लेकिन हमारा जो आंसर है, ये तो सॉरी 1177 मीटर आया है। ये क्या आया है? ये मीटर आया है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है किलोमीटर में है। कितने में है? किलोमीटर में है। तो जल्दी में आंसर आपको नहीं दे देना है। जल्दी में अगर आप आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको किलोमीटर में बदलना है। तो अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे देते हैं। तो एक काम करेंगे आप, 1177 में 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3। तो 3 जीरो पे, 3 स्थान पे दशमलव लगेगा। नीचे अगर 2 जीरो है तो ऊपर 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। अगर नीचे 4 जीरो है तो ऊपर 4 अंक पे दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा दशमलव लग जाएगा, देखिए 3 स्थान पे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्थान पे यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे ये हमारा आंसर 1.177 किलोमीटर। तो ये वाला ऑप्शन आपका देखिए सही हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लगा लेंगे, बहुत आसान होता है। देखिए, ये गजब का प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है। और देखता हूँ इसका आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न हमारे पास है कि मोहन ने क्लास में बताया कि उनके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं, जिन्हें चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थीम क्या है? थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं? सामुदायिक संसाधन, तकनीकी का, मीडिया का, प्राकृतिक का? देखिए, मोहन एक बच्चा है, उसने बताया कि मेरे पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थीम के अंतर्गत आप उस विद्यार्थी को चाय चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आप इसमें कौन सा संसाधन का उपयोग कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, आप कम्युनिटी रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब सामुदायिक संसाधन का आप प्रयोग कर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला प्रश्न। और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो सकता है राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें से जो कौन सा कथन है जो विज्ञान का सर्वोत्तम जो है कि वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है, विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान की इकाइयों एवं ज्ञान का निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान और सुव्यवस्थित है। और विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं तथ्यात्मक है। आप लोगों को बता देना है कि कौन सा विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन इसमें से करता है। तो विज्ञान का जो सर्वोत्तम वर्णन है यहाँ पे हो रहा है, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। लीजिए, ये आपके पास अंतिम प्रश्न है मेरे हिसाब से, और इसका आंसर आपको बता देना है क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं, अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है।
ठीक है? और जब भी इस तरह का प्रश्न बने तो बड़े ही समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ आपको आंसर देना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, प्रश्न देख कर के नहीं घबराना है। सब प्रश्न आप ही सही करने, आप सही कर ले जाएँगे हर प्रश्न को। यहाँ पे पूछा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? इसमें से एनसीएफ 2005 के अनुसार अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन इसमें से करता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्रगति। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। पर्यावरण से आपको ज्ञान होता है और स्किल की प्राप्ति होती है, बात सही है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का साझा करना। अधिगमकर्ता के बीच, अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला होता है, जैसे बालक है, नन्हा-मुन्ना बालक है, उसके बीच विचार और कौशलों का साझा करना बिल्कुल सही बात है, ये ज़रूरी है। यहाँ पे है आपका, यहाँ पे ये क्या है? प्रेषित की जा रही है कि जानकारी प्राप्त करना, ये नहीं सही होगा। और अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, इससे सक्रिय निर्माण भी होता है। तो जिस भी ऑप्शन में ए, बी, डी सही वही सही हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया है? हाँ, इस वाले ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे देखिए डी, ए, बी, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो हमने आपको ईवीएस के बड़े ही महत्वपूर्ण, शानदार और गजब के प्रश्न कराए। ये ऐसे प्रश्न थे जो सीटेट एग्जाम में बार-बार रिपीट होते रहे हैं। इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा। अगर सीटेट 2026 एग्जाम में 30 में 30 प्रश्न आप अपना सही करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह के प्रश्नों का ज़रूर आप अभ्यास करिए। तो क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमारे बारे में 2 शब्द ज़रूर बताइएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें। जीवन में बस यही है, मस्त रहना है, खुश रहना है, और जीवन में कुछ भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है? तो मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए आप लोग। ठीक है? क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। नेक्स्ट मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।